नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। और आज जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सेक्टर्स को बांटा है और किस हिसाब से सरकार ने मदद दी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया, जिसे संभालने के लिए प्रधानमंत्री ने कल ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। और इस पैकेज की पूरी जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। पैकेज में लघु कुटीर उद्योगों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि कुटीर लघु उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए जाएंगे। संकट में फंसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही 200 करोड़ तक की खरीद एमएसएमई से की जाएगी। वहीं कामगारों को राहत देते हुए 15,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मदद देने का ऐलान भी किया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े राहत पैकेज में किसको क्या मिला और लॉकडाउन में इस राहत पैकेज से विकास कैसे अनलॉक होगा। कुछ अहम बातें आज की आप जान लीजिए। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दिए गए हैं। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता भी दी जाएगी। सैलरी का 24% पीएफ सरकार जमा करेगी। योजना से एमएसएमई को सैलरी देने में मदद मिलेगी। फंड से एमएसएमई रुका हुआ जो काम है वो शुरू कर पाएंगे। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड भी दिया गया है। कारोबारी क्षमता बढ़ाने वाली कंपनियों को भी इसमें मदद मिलेगी। ज्यादा निवेश के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएसएमई का फायदा लगातार मिलता रहेगा। हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग तरह से वित्त मंत्री ने इसे बताई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबसे पहले मेहमानों से आपको तारुफ करा देते हैं। विजय लक्ष्मी साधो हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में। बहुत स्वागत मैम आपका। अश्विनी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंजाब के, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ गए हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जो आई है, इतनी बड़ी जो लक्ष्मी आई है, इससे आप खुश तो होंगे या फिर विरोध, या फिर विरोध का जो आपका जिम्मा है या दायित्व है वो निभाएंगे अभी भी? नहीं, देखिए क्या है कि जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर जो पेंडेमिक है, जो महामारी है वो फैली हुई है, उन परिस्थितियों में अभी तक तीसरा लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है, चौथे की शुरुआत है। बहुत सारी चीजें उम्मीद लग रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ उन लोगों के लिए होगा जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो सड़कों पर चल रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए, जो अप्रवासी जिसको मजदूर कहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जो बाहर गए थे और जो कारखाने बंद हो गए, चाहे छोटे उद्योग धंधे हो या बड़े उद्योग धंधे हो, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज आनी थी। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत होता नहीं है। इतना बड़ा पैकेज दिया, उसमें तो ये रहता है कि उन्होंने गारंटी भर दे दी है। और भविष्य क्या होगा, कारखानों में मजदूर है नहीं, पैदल चल चल के अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं, वहां पर उनको स्थितियां नहीं है। कारखाने जो छोटे उद्योग है अपना माल बना देंगे, बना के जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी, जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को आज कोरोना महामारी के कारण एक डर सा पैदा हो गया। हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। एक डर सा पैदा हो गया है। बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। अपना पैसा भविष्य के लिए बचाकर वो बैठे हुए हैं। और जब तक आप ये चीजें चालू नहीं करेंगे, जब तक मजदूरों को, आप पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ आपने थोड़ा सा 2% का बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? 500,000 उसको मिलेंगे, उससे क्या होगा? लेकिन जो चीजें हम लोग ने उम्मीद की थी कि जो चीजें आनी चाहिए, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, आपने रियल एस्टेट के लिए खोल दिया, रियल एस्टेट के लिए उनको फायदा हो गया। लेकिन जो किस्तें जमा करेगा, जो चीजें खरीदे, आप भोपाल की बात कर लो, भोपाल में करीब 1800 करोड़ का इन 2 महीनों, 1.5-2 महीने के अंदर जो लॉकडाउन है उसमें यहाँ की मध्यम इकाइयों को नुकसान हुआ है। आज अगर आप स्थिति देखें तो जैसे कहा गया है कि आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि हमारे जो गर्मी के लिए जो कूलर होते हैं,
कूलर की खरीदी यहाँ पर जो होती है वो 50 करोड़ के ऊपर होती है, लेकिन आज की तारीख में गर्मी इतनी चालू हो गई, लोग एक भी मार्केट में जाके कूलर, क्योंकि दुकानें खुली नहीं है, आप सामान दे नहीं रहे हो, तो ये सब जो स्थितियां जो बिगड़ रही हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी। जो मिडिल क्लास, विजयलक्ष्मी जी, विजयलक्ष्मी जी आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? विजयलक्ष्मी जी, हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, यूपी सरकार में रहे हैं। राजेश जी, विजयलक्ष्मी साधो जी की जो बात है वो ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, इतना बड़ा पैकेज दे दिया है, वो पैकेज उनको अभी समझ ही नहीं आया। उनको कहना है कि भाई जो गरीब मजदूर है, जो सड़कों पर है, पैदल अपने घरों की तरफ भाग रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं की गई है, और ये गारंटी देने से क्या होगा? छोटी छोटी ईपीएफ में आपने 2% की कटौती कर दी, इससे क्या होगा? ये सवाल आपके लिए। राजेश अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आवाज आपकी कट रही है। जी, मैं जानना ये चाहता हूं कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विजयलक्ष्मी साधो हैं, जो मध्य प्रदेश की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अभी हाल तक 1-1.5 महीने पहले तक, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही सरकार आपकी कांग्रेस की सरकार वहां थी और अब आपकी सरकार बन गई है, यानी बीजेपी की बन गई है, तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो वित्त मंत्री हैं या जो प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान किया है वो केवल कागजी कार्रवाई लग रही है उनको, क्योंकि जमीन पर मजदूर हैं। अच्छा, आपसे टिप्पणी लूं उससे पहले जरा योगी जी को सुन लेते हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं इस पर। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इस घोषणा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है, और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है, और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को
ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को जो मदद मिलेगी उससे हम बहुत मजबूत होंगे। राजेश अग्रवाल जी, आपसे पहले हमने विजय लक्ष्मी साधो जी से रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि केवल आप जो वायदा कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि सड़क पर मजदूर हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है, आपके लोग दिखा रहे होंगे, आप खुद देख रहे होंगे। तो इतना आसान है क्या ये सब कुछ? जो विकास की रफ्तार रुकी है, विकास का पहिया रुका, ये सब अनलॉक हो जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, लेकिन विजय जी ने जो कहा वो हकीकत ये है कि 60 वर्ष का उनका अनुभव जो उन्होंने सुना है, देख तो नहीं पाई होंगी, ये वो बता रहा है। एक छोटा सा लॉकआउट पीरियड जो गिनती के 50-60 दिन का था जी, भारतवर्ष ने अपनी शक्ति के लिए बहुत दुगुणित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विजन को और पैना करते हुए भारतवर्ष के एमएसएमई सेक्टर, जिसकी कल्पना आदरणीय गांधी जी ने की थी, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र की ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, और आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है, उससे भारतवर्ष का संपूर्ण रूप से एमएसएमई सेक्टर ही नहीं तो यहाँ का रहने वाला, इसमें काम करने वाला, इससे प्रभावित होने वाला हर वो व्यक्ति आगे बहुत सर्वांगीण विकास करेगा। और शायद इसीलिए वोकल और लोकल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो चिरतार्थ हो पाएगा। हम कैसे विश्व के अंदर अपनी शक्ति को, आर्थिक शक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे, ये उसका जो है वो प्रारंभिक सीढ़ी जो है वो दिखाने का मार्गदर्शन किया है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैं उन विरोधी पार्टी के लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि बढ़ते हुए भारत के इस विकास में पैर से पैर बांधकर आगे चलने का प्रयास करें। भारत बहुत तेजी से विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने जा रहा है, उसमें आइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़कर जो है जी, उसमें राजेश जी भी आहुति दीजिए। राजेश जी, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सिद्धार्थ, जो इस वक्त निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वित्त मंत्री जी की, और साथ में अनुराग ठाकुर थे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, तो सिद्धार्थ बहुत बारीकी से आर्थिक जगत पर नजर रखते हैं। सिद्धार्थ, क्या खास लगा आपको? ये पैकेज जो है वो पूरे जो विकास की रफ्तार थम गई उसको अनलॉक कर देगा? जो लॉक लग गया था, लॉकडाउन हो गया था, वो नहीं। देखिए, ये कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बैंकों में एक संशय थी, क्योंकि वो अभी इस वातावरण में लोन देने को तैयार नहीं थे, खासकर ऐसे उद्योगों को जो कि सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्योग हैं। तो ऐसे छोटे उद्योगों को अब सरकार ने एक जो ये स्कीम आज जिसकी घोषणा की है, उसमें सरकार गारंटी करेगी जो उनकी वर्किंग कैपिटल का 20% जो लोन है, जो बैंक्स या वित्तीय संस्थान जो अब उनको मुहैया कराएंगे, उसकी पूरी गारंटी सरकार के पास होगी। तो अगर ये स्कीम पूरी तरह से लॉन्च होती है तो तकरीबन 3 लाख करोड़ के लोन जो हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिनको कि हम एमएसएमई कहते हैं,
उनमें जो है ऐसे उद्योगों को लोन या कर्ज मिलेगा और उस पर सरकार की गारंटी होगी। तो बैंकों को अब काफी कंफर्ट होगा कि वो तुरंत इस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करें। दूसरा, ऐसे कई कंपनियां या ऐसी कई एमएसएमई हैं जो कि इस समय स्ट्रेस्ड हैं, जिनके पास कैश नहीं है, तो उनके लिए भी 20 लाख हजार करोड़ का एक फंड सरकार ने उसकी घोषणा की है। साथ ही ऐसे कुछ एमएसएमई हैं जो अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उस स्थिति में हैं, लेकिन चूंकि वो एमएसएमई की डेफिनेशन में आते हैं तो उनको कोई जो है उस पैमाने पर उस लोन देने को तैयार नहीं होता है। उसके लिए भी सरकार ने एक 50,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। तो अगर कुल मिला के देखें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन आज सरकार की तरफ से इसकी घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो है जमीनी स्तर पे किस तरह से ये लागू होती है स्कीम, और उसी पर इसका सारा जो सक्सेस है वो उसी पर डिपेंड करेगा। सिद्धार्थ, जो आप बात कह रहे हैं वो बेहद अहम है। सिद्धार्थ, जो आप बात कह रहे हैं वो बेहद अहम है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार की मंशा तो सबके सामने आ गई। सरकार ने कहा कि भाई हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया, उसका बाइफर्केशन भी कर दिया गया है, सबके सामने है। एक बड़ी बात यह आई है कि 200 करोड़ तक के सरकारी जो टेंडर होंगे उसमें ग्लोबल बिडर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी लोकल जो आपके एमएसएमईज हैं या बाकी इंडस्ट्री हैं वो आएंगी। ये बड़ी बात है। लेकिन जो देसी ब्रांड को ग्लोबल बनाने की बात हो रही है, इसका मतलब आप चाइना से जो एक कंपीट करने की बात है कि चाइना से जो यूनिट्स मूव करना चाहती हैं, उनके यहाँ से निकलना चाहती हैं, उनको आप बुलाना चाहते हैं, या फिर चाइना पर निर्भरता को हम कम करना चाहते हैं? क्योंकि हम अगर सीधे कन्फ्रंट करेंगे तो ये फिर वही WTO का मामला आ जाता है और फिर वॉर शुरू हो जाएगा। और ट्रेड डेफिसिट जो है, चाहे वो चाइना और इंडिया के बीच में हो, चाइना US के बीच में हो, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो, वो डेफिसिट भी इंडिया को आज के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी जो लोकल जरूरतें हैं वो लोकल मार्केट से पूरी हुई थी इस लॉकडाउन के दौरान। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस पूरे पैकेज का? नहीं, देखिए, लॉन्ग टर्म विजन कल ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि वोकल फॉर लोकल। तो मेक इन इंडिया पर पूरा जोर है, और इसीलिए जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, इसीलिए आज एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो अब जो कंपनियां 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगी वो भी एमएसएमई की कैटेगरी में आएंगी। दूसरा, जो एमएसएमई अपने आकार को बड़ा करना चाहती है, वो एमएसएमई रहते हुए उनके लिए 50,000 करोड़ का एक एडिशनल फंड क्रिएट किया है सरकार ने, ताकि उनको अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड किया जा सके और वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। तीसरा, जो आपने अभी बात कही कि 200 करोड़ तक के टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जी, एक रिएक्शन के लिए चलते हैं जरा हम। अशोक अमर परवानी जी जुड़े हुए रायपुर से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, और ये छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमर भाई, ये बताइए कि व्यापारी खुश हैं या फिर इसको हम माने कि पार्टी के चश्मे से देखना चाहिए? बीजेपी वाले बीजेपी के चश्मे से देखें, कांग्रेस वाले कांग्रेस के चश्मे से देखें, लेकिन व्यापारी तो सबके पास है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, कोई भी हो, सबके पास व्यापारियों का अपना एक वोट बैंक है। और व्यापारी शायद वोट बैंक उतनी मजबूती से नहीं बन पाया, तो कई बार झुकना भी पड़ता है। जी, एक्चुअली आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो हम लोग की ट्रेडर बॉडी है, ट्रेड पूरा डिपेंड करता है कैश फ्लो के ऊपर, और कैश फ्लो जहां एमएसएमई को इतनी बड़ी राहत दे रहे हैं, तो एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया गया है। एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा कैश पंप इन किया गया है। कंप्लाइंसेस पीएफ वगैरह में आप देखेंगे थोड़ा उसमें फिर राहत दी गई है। तो बेसिकली आज का जो पूरा अनाउंसमेंट था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये कुछ चरणों में आपको अनाउंसमेंट होगा, तो आज का पूरा दिन एमएसएमई के ऊपर था। और इसमें जो पूरी बात समझ के आ रही है कि ये जो कैश फ्लो पंप इन होगा, जो पैसा पंप इन होगा, वो बाजार में आएगा, और बाजार में जैसे डिमांड इसकी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हर व्यापारी को उसका बेनिफिट होगा। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया है, आपका टीडीएस में, टीसीएस में कुछ बेनिफिट दिया है।
इसमें पूरा प्रयास ये किया गया है कि कैश फ्लो कितनी तरलता हम एनबीएफसी आप देखेंगे गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में जहां बैंक उपलब्ध नहीं है या बैंक की शाखाएं कम है, वहां एनबीएफसी छोटे-छोटे एनबीएफसी ऑपरेट करते हैं। तो एनबीएफसी के लोन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ले रही है, भारत सरकार गारंटी ले रही है। इसमें एमएसएमई को जो 20% अतिरिक्त जो होगा आपका जो लोन जारी होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गारंटी ले रही है। जो कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वोकल के लिए बोला कि लोकल को वोकल, जो उन्होंने बोला है, इसको अगर आप देखते हैं तो चाहे आप टेंडर की बात करें, मतलब अब ये मेक इन इंडिया के बदले अब ये क्या हो गया, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो मेक इन छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश के लिए मेक इन मध्य प्रदेश हो गया, यूपी के लिए मेक इन यूपी हो गया। हर स्टेट इसमें अपने अपने यूएसपी, अपने अपने छोटे उत्पाद, अपने अपने छोटे प्रोडक्ट को कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर सकता है। और जो पुराने इवन आप देखेंगे जो स्ट्रेस, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट स्ट्रेस में थे या एनपीए हो गए थे उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्रोविजनिंग किए हैं, उनको भी रिवाइवल के लिए कुछ पैकेज की घोषणा हुई है, जिसको भी भारत सरकार उसकी गारंटी ले रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो आर्थिक तरलता आएगी इससे अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और मेरे से पहले कोई बोल रहे थे कि लेबर वगैरह के लिए कुछ बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के सपोज 2 लाख लेबर किसी और स्टेट में काम कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ आ गए, यूपी के कुछ लाख लेबर थे यूपी चले गए, तो अब लोकल हमारे जो हैंड्स हैं वो इसमें आगे मिलकर काम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई चेन की बात है कि कैसे लॉकडाउन फेज वाइज खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी हम इसको स्पीड पकड़ पाते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पुरानी स्पीड से आगे निकलने के लिए। जी, ये मेरा सोच है साहब। बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक व्यापारी किस नजरिए से सोच रहा है और व्यापार में उससे कितनी मदद मिलेगी, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आसान भाषा में कुछ सवाल भी होंगे और आपको जवाब देंगे। बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ घोषणाएं की हैं, एक बार आपको सुनवा देते हैं। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding. So those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan or 100 crores whose turnover is will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So this fund of fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर बनने और लोकल प्रोडक्ट्स उपयोग करने की एक अपील की थी। इस दिशा में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेगा। 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीआरपीएफ कैंटीन पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख सीआरपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार वालों को स्वदेशी उपयोग करने में सहायता मिलेगी। एक और ट्वीट उन्होंने किया, उसमें लिखा, देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को
अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और दूसरे लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही स्वदेशी खरीदने और उसका प्रचार करने की लोगों से अपील की थी। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। तो आपने सुना और ट्वीट पढ़ा। वित्त मंत्री के इस पूरे ऐलान के बाद ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब कल कहा कि आपको लोकल के लिए वोकल बनना है। दूसरा, गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं और प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सिपहसालार हैं। उन्होंने कहा कि हमको स्वदेशी पर जोर देना होगा। अब एक तस्वीर देखिए जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है सरकार की नीतियों पर। यह तस्वीर आपको देखना इसलिए जरूरी है कि इस तस्वीर में एक बैलगाड़ी है और उस बैलगाड़ी में एक तरफ आप देखेंगे कि एक बैल है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है। यह तस्वीर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम एमएसएमई की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम मजदूरों के वेलफेयर की बात करेंगे, लेकिन हमको पीछा करेंगी, हमारा पीछा करती रहेंगी हमारे विकास के दावों पर, विकास के पहिया तेजी से घूमने के दावों पर। यह तस्वीर जो है वो हमको सचेत करती है कि हम बातें चाहे जो करें, लेकिन ज़मीन पर अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये सब हम सोचें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ये तस्वीर हमारे लिए परेशान करने वाली है, आपके लिए भी परेशान करने वाली होगी। और ये तस्वीर हिंदुस्तान की ही तस्वीर है और आज की ही तस्वीर है। अभी हमारे साथ मेहमानों के पैनल में बने हुए हैं राजेश अग्रवाल जी, अमर परवानी साहब जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और अभी जेपी दलाल साहब जुड़ गए हैं हरियाणा से। दलाल साहब, एक तस्वीर दिखाती है कि आप कितने भी लाख करोड़ का पैकेज दीजिए, लेकिन उस आदमी की जरूरत तो बेसिक है। एक बैल उसके पास नहीं है, दूसरा बैल वो कहां से लाएगा? इसलिए वो खुद ही लग गया उसमें। बैलगाड़ी के पहिए तो उसको खींचने हैं, उसकी माँ है या उसकी पत्नी है या उसका परिवार है, लेकिन एक बैल का हिस्सा वो बन जाता है। इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी तस्वीरें आपको परेशान नहीं करती? जी बिल्कुल करती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त जो पैकेज दिया है, इसी तस्वीर को तो बदलना है। हमारे ठीक है कि हमारी मार्केटिंग या हमारी प्रोपेगेंडा एक सांपों वाले भारत की, पुराने भारत की होती रही है विश्व के अंदर। आज वो भारत नहीं है। आज हमारे साइंटिस्ट अच्छे से अच्छे रॉकेट बनाते हैं, नासा में हमारे नवयुवक हैं, काम करते हैं, जितने टॉप की एमएनसीज हैं उनके सीईओ हमारे हैं, अमेरिका के अंदर जितने डॉक्टर हैं उनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी है। इससे यह है कि बुद्धि में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और हमारी धरा जो है उपजाऊ है, हमारे मौसम अच्छे हैं। करने की ज़रूरत एक है तो एक आत्मविश्वास की है, आत्म बल की है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो इस वक्त जो पैकेज दिया है, ये देश की तकदीर को और जो आप ये फ़ोटो दिखा रहे हैं इनको पूर्ण रूप से बदलने वाला है। और संपूर्ण भारत के लोगों को प्रधानमंत्री पे पूरा पूरा भरोसा है और आने वाले वक्त में इस सही दिशा में इस पैकेज के उपयोग के बाद एक उभरता हुआ विश्व ताकत के रूप में भारत होगा। भारत जहां पर सारा आदमी को
अच्छा रोजगार हो, जहाँ पर हर आदमी अच्छे अपने भरण पोषण करे, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ किसान खुशहाल हो, छोटे उद्यमी को अपने काम, अपनी ताकत दिखाने का, अपनी बुद्धि का के दम पे काम करने का मौका मिले। और उसके लिए जरूरत है तो एक आत्मबल की और थोड़ी सी पूंजी की। तो खुल के पूंजी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है और उनको बताया है कि जो भी अड़चनें आपके रास्ते में आएगी उनको दूर कर दिया जाएगा। और संकट की घड़ी में हमेशा ही संकट की घड़ी में भी कोई रास्ता निकलता है और हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है ये संकट की कोरोना की घड़ी में भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम दुनिया को दिखा सकते हैं। जेपी दलाल साहब, जो है एक विश्व शक्ति होता था, विश्व गुरु होता था, वो भारत अब दोबारा से करके दिखा सकता है। जेपी दलाल साहब, हम आपसे सहमत हैं कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन तस्वीरें बदलने की जरूरत है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। आपकी सरकार केंद्र में है, राज्यों में है, और जहां से तस्वीरें आ रही हैं वहां भी कई जगह आपकी सरकारें हैं। मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर इस वक्त भोपाल से हैं और साथ में स्वागत करूंगा गोविंद सिंह राजपूत साहब जुड़ गए हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री हैं, मतलब इनके पास इतना बल है कि सरकार बिना इनके चलती नहीं है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे सवाल करूं उससे पहले हरीश से सवाल कर लेता हूं। हरीश, विरोधी खुश नहीं है। गोविंद भाई पहले कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हैं, तो ये बोलेंगे नहीं कि ये खुश नहीं है, ये खुश जरूर होंगे क्योंकि आज इनके खुश होने का दिन है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि कांग्रेस के मित्र भी जुड़ने वाले हैं। विजयलक्ष्मी साधो जो इनकी सहयोगी रही हैं वो किसी तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पैकेज के बाद सियासी जगत में हलचल, बीजेपी में खुशी है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बैलगाड़ी की तस्वीरें हैं, वो देवास और इंदौर हाईवे का जो इलाका है उधर की तस्वीरें हैं, जिसमें बैलगाड़ी में एक व्यक्ति खुद बैल के जगह पर अपने आप को जोत लेता है। इसको हम जोतना इसलिए कहते हैं कि खेत नहीं जोत रहा है, लेकिन सड़क में वो चल रहा है तो बैल की कमी वो खुद पूरी करता है, ये मजबूरी है उसकी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब हम ये सवाल उठाते हैं तो ये पूछा जाता है कि आप अच्छी तस्वीर क्यों नहीं दिखाते। तो हम सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं तो उसमें आपत्ति किसको होनी चाहिए? देखिए, हमारा काम है जमीनी हकीकत दिखाना। हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिससे सरकारें बदलने पे बात मजबूर हो, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर से बेहतर करे। और हम अपने नेतृत्व दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि सरकार के दावे, जिससे आज की बात करें, 20 लाख करोड़ का बोनंजा पैकेज की बात की गई और 20 लाख करोड़ की बात की। मध्य प्रदेश की स्थिति पे जाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में 10,000 MSME इंडस्ट्री है और लगभग 6.5 से 7 लाख उसमें लोग काम करते हैं। तो ये जो पैकेज की घोषणा की गई, एक अंधकार में दिए के समान रोशनी फैलेगी, लेकिन हकीकत क्या है मैदानी, वो अलग सामने आएगी जब ये पैकेज का खुलासा होगा कि किस तरह दिया जाएगा। अभी ये बताया गया, लेकिन जो हमने तस्वीर दिखाई है वो सच्चाई है, हकीकत है। इसके पहले भी सरकारें चलती रही है। कोरोना महामारी तो अभी आई है, ये अचानक नहीं बना, महामारी कारण नहीं तस्वीर बदली, बैल मरा है। बैल पहले से ही नहीं है, आदमी गांव के अंदर तस्वीर एक बैल के साथ ही जोत रहा है। तो ये सरकारें जो काम कर रही है, विकास का पहिए की बात कर दावे करती है, उसकी हकीकत तो बयां करती हुई तस्वीर है। तो सरकार को सोचना होगा, जिस तरह से बातें करती हैं और जिस तरह से दावे करती हैं, तो मैदान में क्या चल रहा है। दीनदयाल पंक्ति की बात करें, अभी केंद्र में जो भाजपा सरकार है, दीनदयाल इनके पितृ पुरुष हैं, दीनदयाल की बात की जाती है, अंतिम व्यक्ति का लक्ष्य रखा जाता है। तो ये अंतिम व्यक्ति की तस्वीर है जो अंतिम व्यक्ति के हालत में है, जबकि इनका फार्मूला है कि अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य में रखते हुए इनकी योजनाएं बनती हैं, अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य में रखते हुए पूरे विकास की रूपरेखा और खाका खिंचता है। आज बात की जा रही है पैकेज को लेकर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो लिक्विडिटी आएगी, लेकिन बात करें ट्रेडर्स की, तो आज मध्य प्रदेश में इंदौर हब है इंडस्ट्री का। इंदौर में अकेले 3 से 5 हजार करोड़ के 3 से 5 हजार वेयर हाउस हैं, जहां पर 30,000 करोड़ का माल स्टॉक में रखा हुआ है। वो बिल्कुल लॉकडाउन में लॉक है। फ्रिज की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, कूलर की जैसे बात करें, और भी ऐसे सामान जो नहीं बिक रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी पैकेज जब तक ट्रेडर्स का माल नहीं बिकेगा तो कहां जाएगा। जब तक माल नहीं बिकेगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो गरीब की हालत यही रहेगी। और अभी स्थिति जिस तरह की बात की जा रही है कि पैकेज आएगा, अब इंडस्ट्री चालू भी हो गई तो लॉकडाउन हरीश दिवेकर नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री हरीश करेगी। हरीश सवाल खड़े हो। जरा हम गोविंद सिंह राजपूत जी से पूछ लें, क्योंकि ये तस्वीर उनके राज्य की है। तस्वीर ये बताती है कि मजदूर किस हालत में है, और अगर अपने घर को जाने के लिए वो निकलता है तो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, और वो खुद बैल की जगह, एक बैल की जगह वो खुद को जोतने में
शर्मिंदा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको जिंदगी का संघर्ष उसको पता है कि कैसे करना है। कोरोना उसके लिए बाद का संघर्ष है, बाद की बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी उसकी गरीबी है। गोविंद सिंह राजपूत जी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी तस्वीर को बदलने में अभी कितने साल और लगेंगे देश के राजनीतिज्ञों को, देश की सरकारों? देखिए, पहली बात तो आज सारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर चीज पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं, आप देखिए विश्व में की क्या स्थिति है। अमेरिका जो विश्व का सबसे पावरफुल देश है, उस देश की स्थिति क्या है कोरोना। इटली की स्थिति क्या है। हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने समय से लॉकडाउन किया और आज हम संक्रमित संख्या में भले ही कुछ देशों से कम हो, पर मौत की संख्या में हमारा देश बहुत पीछे है। मतलब हमारे यहाँ जो लोग संक्रमित, मैं माफी चाहूंगा गोविंद जी, हम उस जगह से आगे निकल आए। गोविंद जी, उस जगह से हम आगे निकल आए। वो मार्च का जनवरी से लेकर अप्रैल में हम मई में बैठ गए आके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना के संकट ने, गोविंद जी, कोरोना के संकट ने ये तस्वीरें दिखाई हमको। उसी पे तो मेरी बात सुनिए आप पुरानी तस्वीरों पे क्यों जा रहे हैं? ये आज की तस्वीर है। उसी पे आइए ना कि सारी तस्वीर है को देखते हुए। गोविंद जी, आज की तस्वीर है, पुरानी नहीं है। को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है तो इसमें पुरानी बातें लेके क्यों बैठ गए हम? अरे गोविंद जी, आज की तस्वीर है। चिंता करिए, पूरा देश खुश होना चाहिए। ये 20 लाख करोड़ में बैल मिलेगा क्या? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज की तस्वीर है भाई साहब। ये आज की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है, मध्य प्रदेश की तस्वीर है ये। आज की स्थिति आप बैल के पीछे पड़ गए। मेरी बात तो सुनिए। आज की स्थिति में तो उद्योग धंधे बैठने की स्थिति में आ गए, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज लोगों को, मजदूरों के लिए कुछ दिन बाद खाने की समस्या खड़ी हो जाएगी, लोगों को रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। आज ऐसी स्थिति में अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है तो मैं समझता हूं पूरे देश के लिए इसमें तारीफ करना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा देश खड़ा होगा, हमारा प्रदेश खड़ा होगा, हमारा जिला खड़ा होगा, हमारे गांव खड़े होंगे। वो जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, उस तस्वीर को सुधारने के काम भी 20 करोड़ रुपया आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। 20 लाख करोड़ की मामूली बात है क्या? मैं तो पुनः कहता हूं, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि आज आवश्यकता थी। जब आवश्यकता थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने देश की उस नब्ज को पहचाना। और आज हमारे इसमें जो पैसा हमको मिला है, जो पैकेज हमको मिला है, इसमें हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं ये पैकेज काम आएगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी के लिए कि उनको न केवल हमारे देश की चिंता है, बल्कि सारे प्रदेश के एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति की चिंता उनके लिए है। जहां तक मेरा सोचना है, हम सबके लिए इसमें तो बात होना नहीं चाहिए, इसमें तो पक्ष विपक्ष आने नहीं चाहिए। ये तो एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। हम सबको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि खुशी का माहौल जो है वो नीचे तक पहुंचे। और आपको शायद लगता होगा कि हम एक बैल के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ये बैल नहीं है, ये तस्वीर है। और ये आज की तस्वीर है, पुरानी तस्वीर नहीं है। सतीश महाना साहब जुड़ गए हैं। ये औद्योगिक विकास मंत्री हैं योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में। महाना साहब, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसको डिकोड कर दिया गया है। इसका बाइफर्केशन दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ गया है। हम एक तस्वीर इसलिए दिखाते हैं बार बार, और हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि पूरे देश में जो लेबर्स का माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, घर वापसी चल रही है। अब वो चाहे पंजाब से यूपी आने वाली बात हो, या दिल्ली से बिहार जाने वाली बात हो, या साउथ से अपने अपने स्टेट में लौटने की बात हो, या छत्तीसगढ़ की वापसी की बात हो, या मध्य प्रदेश में वापसी की बात हो, तो ये तस्वीरें आपको
आपके पास जो विभाग है उसके हिसाब से आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपके मजदूर तो घर वापस आ गए जो बाहर काम कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ काम करने वाले हैं वो भी वापस चले गए हैं। शायद आपके यहाँ से कम गए होंगे, लेकिन ये जो पैकेज है क्या संजीवनी का काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस की, इसके कारण कठिनाइयां हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर चर्चा करे कि हम पहले पूर्व की स्थिति में जिस प्रकार से थे वैसे ही अभी काम करने की स्थिति में होंगे, तो शायद ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिकल सर्वाइवल की बातचीत कर रही है। आज जिस समय लगभग मार्च में जब पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस समय की परिस्थितियों को अगर आज हम उस महामारी को विकराल स्वरूप को रोकने के लिए सक्षम हुए हैं, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सोच के कारण, उनके समर्पण के कारण। दूसरी बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, जान है और जहान है, पहली बार कहा था, जान भी चाहिए और जहान भी, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात थी। और जिसमें इकोनॉमिकल रिवाइवल की बात होती है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, जिसमें मजदूर की चिंता होती है, तो उस समय ये सोच निकल कर आती है कि इस देश के इंडस्ट्रीज के लिए, इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश को फिर पुनः एक्टिव तरीके से इकोनॉमी को फास्ट करने के लिए, रिवाइवल के लिए जिस समय कोई सोच होती है, तो फिर उसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक ह्यूज पैकेज निकलता है। आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा करी है उसमें 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी है। बाकी वो फेजेस के अंतर्गत अगले 2-3 दिन में करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और पहले ही फेज में जिस समय लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी के एमएसएमईज को देने की बात कही है, यही डिमांड थी एमएसएमईज की। कभी भी एमएसएमईज ने ये नहीं कहा कि उनको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरकारें जो हैं वो बजट का प्रोविजन करती हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बहुत योग्य हैं, इसके बारे में वो विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। रेवेन्यू एक पक्ष है, बजट एक पक्ष है। रेवेन्यू के द्वारा ही बजट का संचालन किया जाता है, और आज पूरे देश में लगभग 2 महीने से जो रेवेन्यू की स्थिति है वो हर व्यक्ति के सामने और हर व्यक्ति समझ रहा है। आलोचना करना बाहर बैठकर बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर रहकर इस सोच को हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए चिंता करना, और जिसमें हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए चिंता जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। स्वाभाविक रूप से उस कठिनाई में से हम विश्वासपूर्वक, साहस के साथ, मजबूती के साथ उभर कर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाना साहब, जरा एक तस्वीर और देख लेते हैं, उसमें कुछ ट्वीट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐसी तस्वीरों पर ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। और उस ट्वीट के साथ साथ हमको तस्वीरें देश भर से जो आ रही हैं, चाहे वो यूपी जाने वालों की हो, चाहे एमपी जाने वालों की हो, और चाहे आप छत्तीसगढ़ वापसी की बात करें या पंजाब से जो माइग्रेशन हो रहा है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ, उनका ट्वीट आपको दिखा दूं। और इससे पहले आपने देखा कि जैसे उन्होंने लिखा कि शिवराज जी आंखें खोलो, नींद से जागो, मजदूरों की दशा देखो, उनकी सुध लो। ये जो तस्वीर हमने दिखाई है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वल्लभ भवन यानी सरकार के दफ्तर से बाहर निकलिए और सारे दावे आपके जो हैं हवाई साबित हो रहे हैं, उसको जरा गौर से देखिए। ये बात उन्होंने कही, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगह पर मजदूरों का जो काफिला अपने घर की ओर लौट चला है, और इस बात की परवाह किए बिना कि सरकारें कह रही हैं कि ट्रेन से आप जा सकते हैं, गाड़ियों से हम छुड़वाएंगे, हम बसों की व्यवस्था करवाएंगे, हम खाने पीने का इंतजाम कराएंगे। वो तस्वीरें पूरे देश भर से आपको दिख रही हैं, और ट्रेनें चल पड़ी हैं अपने गंतव्य की तरफ, लेकिन उनमें भी किस तरह से व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि कई बार सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको आप कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अपने घर को लौटने की सबको जल्दी है, क्योंकि हालात उनके हिसाब से ठीक नहीं हैं, तो वो अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने सीधे कहा है कि देश को सरकार ने निराश किया है, श्रमिक भाई बहनों के हाथ अभी भी खाली हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि घर वापसी के पैसे देने की घोषणा नहीं हुई, मजदूरों को डायरेक्ट पैसा देना चाहिए था। और यह भी कहा गया कि निर्माता और मजदूर दोनों निराश हैं, किसान को भी कुछ नहीं मिला है, किसान वैसे ही परेशान था, और इस आर्थिक पैकेज से जो आस थी उसमें भी कुछ नहीं मिला। छोटे उद्योगों को लेकर भी कहा कि छोटे उद्योगों को जो राहत दी गई है उसका हम जरूर स्वागत करते हैं, लेकिन आर्थिक पैकेज से आम जनमानस निराश है।
तो उसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। आर्थिक पैकेज पर ममता बनर्जी ने वार किया है। आर्थिक पैकेज में राज्यों को कुछ नहीं मिला, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पैकेज में कुछ नहीं है, ये एक बड़ा शून्य है। लोकतांत्रिक ढांचे पर बुलडोजर चला रही है सरकार, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से वार किया गया है। तो एक बड़ा शून्य ममता बनर्जी ने इसे बताया है। आर्थिक पैकेज को लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया है। राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है, आर्थिक पैकेज के नाम पर पैकेज में कुछ नहीं है, ये एक बड़ा शून्य है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। इसके साथ ये भी कहा गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे पर बुलडोजर चला रही है सरकार। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, ममता बनर्जी कर रही बड़ा शून्य। जेपी दलाल साहब, आप भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के। राजेश अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, संघीय ढांचे पर एक तरह से चोट है। तो ये है कि ये जी प्रजातंत्र में रह रहे हैं जी, और प्रजातंत्र में बड़ा स्पष्ट एक मत समझ में आता है कि निंदक नियरे राखिए। हम लोगों ने प्रगति की ओर बढ़ने का प्रयास किया है, सुधार की ओर। ये वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में हमने बहुत पहले एक जिला और एक उत्पाद लेकर जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने कहा कि कैसे पूज्य गांधी जी ने और आदरणीय जो है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो स्वप्न था कि हम कैसे अपने इस एमएसएमई सेक्टर को तेजी से आगे विकास की ओर जाएं। अग्रवाल जी, वो तस्वीर आपने भी देखी होगी उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए। अग्रवाल जी, मैं तस्वीर भी देख रहा हूं और तस्वीर के पीछे भी देख रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो रही है, भी दिखाई दे रही है। अगर कम ये तस्वीर कहती है कि मंशा पूरी नहीं हुई अभी तक। देखिए, उत्तर प्रदेश वैसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले अपने मजदूरों की सुध ली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने अपने मजदूरों को बुलाकर अपने प्रदेश में लाने का कार्य किया। जहां तक इस प्रकार के चित्र का प्रदर्शन है, पता नहीं उसकी क्या परिस्थिति रही होगी। एक हिष्टपुष्ट बैल भी तो दिखाई दे रहा है। उसके साथ अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो बीच में छोड़ के अपने परिवार को नहीं जाता। इनसे नहीं है बात, मंशा की है। मंशा क्या है सरकार की? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज के लिए जब लोगों ने कहा था तो इन्हीं विरोधी दल ने कहा था ये स्वच्छता क्या है, खाली बुआरी लेकर सफाई करने का कोई औचित्य नहीं। आज जो है दिखाई देता है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, उसको जो है पूरा विश्व स्वीकार करने को तैयार है। हमारे यहाँ जो है वो विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स जो हैं, विशेषकर मेडिसिन सेक्टर में जो है, हेल्थ सेक्टर में उसका इफेक्ट पड़ा है। और यही स्थिति इस बात की है। जेपी दलाल साहब, जब तक हमको जो है लोकल और वोकल का प्रभाव, जब तक हमारे लिए इस बात को नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हम जो एक बैल हष्ट पुष्ट है, मैं आपसे तस्वीर का दूसरा पहला जानना चाहता हूं। पहलू वो ये है कि कांग्रेस कह रही है कि किसानों को इग्नोर कर दिया आपने। वो जो लेबर पूरे देश से अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, घर चाहे जहां हो, चाहे यूपी में हो, एमपी में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल में हो, जहां से उनको भागना है वो भाग रहे हैं। और उनको लग रहा है कि लॉकडाउन उनकी जिंदगी को लॉक कर चुका है, इसलिए घर चलो वापस। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हम वो पहलू जरूर दिखाएंगे, जैसे राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि निंदक नहीं राखिए, तो विपक्ष का तो काम है कि आपको जगाएं, आपकी सरकार जहां सो रही उधर जगा दें। तो आपको ये पहलू देखने में देर क्यों हो गई? चाहते तो आप जो आज आप ट्रेनें चला रहे हैं, जो बसें चलवाई आपने बाद में, वो पहले ही चला लेते। जेपी दलाल साहब, आपको आवाज आ रही है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी 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 हाँ आ रही है। सबसे पहले तो मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको सारा केंद्र बिंदु में किसान, ग्रामीण प्रवेश और मजदूर रहे हैं।
किसानों के लिए इन्होंने योजना बनाई कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है। उसके लिए बहुत तरह की स्कीम लेके आए, फसल बीमा योजना लेके आए, नीम लेपन किया यूरिया पे, खादों की उपलब्धता कराई, अच्छी मंडियां बनवाई, भाव अच्छे दिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी की, नहरों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट बनाए, पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे करके और किसानों की हालात में सुधार होता दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि सारे किसान समृद्ध हो गए हैं, लेकिन जो आपने तस्वीर दिखाई वो जो पिछले 60-70 साल के जो किसानों की दुर्दशा थी उसमें से एकाध अंश जो बचा हुआ है वो तस्वीर उसका सीधा साधा उदाहरण है। और आज जो हमारा जो किसान है समृद्ध हो गया है, ट्रैक्टर में चलाता हुआ है, आधुनिक यंत्रों से खेती करता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी कोरोना के संकट की घड़ी में भारत के किसान ने जो हिम्मत दिखाई है, उसके पास लेबर नहीं थी या उसके पास मशीनरी नहीं पहुँच गई थी, उसके पास सारी सप्लाई चेन टूट गई थी। मुझे तो हरियाणा का पता है कि हमारे इस कोरोना संकट के बावजूद हरियाणा के किसान ने अपनी सारी फसल को मंडी में लेके आया है और 64 लाख मीट्रिक टन गेहूं का जो उसने खाद्यान्न भंडार में भारत के देने में उसमें काम किया है। अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, 5-6 लाख टन मीट्रिक टन सरसों का उसने दिया है। 20-22 हजार करोड़ रुपए की उपज वो लेके आके अभी तक हरियाणा की अगर बात करें तो किसानों को सहायता देने की सरकार ने कोशिश की है और हरियाणा में इस समय कोशिश यही है कि जो निचले स्तर पे लोग हैं उन तक भी मदद पहुंचाई जाए। लेकिन आज जो पैकेज का ऐलान किया गया है, मैं सतीश महाना जी आपके पास आऊंगा, गोविंद सिंह राजपूत जी इसके बाद हम आपके पास भी आएंगे। लेकिन महाना साहब, मैं 2-3